क्या स्कोर है? 90 से अभी तो 145 पे था सुबह। हाँ हाँ, सुबह 9:30 बजे तो 145 पे था। टीएमसी चल रही थी 117 पे। 117 पे बहुत बहुत ज़्यादा चल रहा है वो। फिर भी अभी कितना चल रहा है? नहीं, वो तो चेंज होता रहता है कि डेटा। ठीक है चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी इधर चलिए ठीक है। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी का सेक्शन। ठीक है, अब जब ज्योग्राफी की हम लोग बात करते हैं, पहली बात आप लोगों को बहुत प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये, मैं सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर आपको समझाना चाह रही हूँ, जिससे आप उस चीज़ को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। चलिए, पहली बात कि आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस सब्जेक्ट को लेकर आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज में हर सब्जेक्ट को पढ़ने की डिफरेंट अप्रोच होती है। हिस्ट्री आप जिस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं। जिस तरीके से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं उस तरीके से आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी होती है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने की अप्रोच बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी। और थोड़ा सा ये चीज़ है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं यहाँ पे आपको वीडियोस के थ्रू, इमेजेस के थ्रू अलग अलग चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगी, ठीक है ना। बस ये बात ध्यान रखना कि ज्योग्राफी आपको समझ में अच्छी तभी आएगी जब आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे, जब आप इसको रेगुलरली रिवाइज करेंगे। अगर आपने इसको मिस किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके में, ठीक है ना। तो रेगुलर रिविजन एक सबसे पहली चीज़ है। आज पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर के साथ ही आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करिए। अप्रोच क्या है? पहली चीज़, आपको इसमें रेगुलर रिविजन करना है। दूसरी बात, यहां पर जितनी ज्यादा ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज की जरूरत है उतनी किसी सब्जेक्ट में जरूरत नहीं होती है। सो आपको यहां पर एनसीईआरटीज पढ़नी है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। मैं कोई और आपको सब्जेक्ट में ऐसा नहीं बोलूंगी कभी भी कि आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़नी होती है, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, ठीक है ना। रीजन, क्योंकि अगर मैं आपसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन भी पूछ लूं कि चलो जरा मुझे एक बात बता दो कि गैलेक्सी किससे मिलकर बनती है, तो शायद आप वो भी नहीं जानते होंगे। कभी आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में ये चीज़ पढ़ी होगी कि गैलेक्सीज क्या होती हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स और मीटेराइट्स में क्या डिफरेंस होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, आपको वो भी डिफरेंस शायद ना पता हो, है ना, क्योंकि हमारा कनेक्शन उस चीज़ से छूट चुका है। लेकिन अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो बेसिक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चलो बताओ जरा एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटियोर क्या होता है और मीटोराइट क्या होता है ना। आपका गैलेक्सी है, हमें पता है कि हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, आकाशगंगा में रहते हैं, है ना, लेकिन उसके बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ओके, आपसे कॉमेट के बारे में पूछ लिया, कॉन्स्टलेशन के बारे में पूछ लिया, तो ये सारे प्रैक्टिकल हम क्लास में आज हम ये डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले फंडामेंटल हम यूनिवर्स की यही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर आगे की चीज़ें तो बाद में आएंगी। ये फंडामेंटली हम उन्हीं के बारे में बात करें, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आपका, ठीक है। तो अभी से ही, आज से ही आप लोग क्या करेंगे, मैं क्लास में ये सारी एनसीईआरटीज कराऊंगी, ये बात भी आप ध्यान रखिए, मैं क्लास में ये सारी एनसीईआरटीज कराऊंगी आपको, कोई एनसीईआरटी नहीं छोड़ूंगी मैं। जहां जहां जैसे जैसे पोर्शन चलेगा हम सारी एनसीईआरटीज ओवरऑल कवर करेंगे, लेकिन अपने एंड पे भी आपको पढ़ना जरूरी है। क्लासरूम में पढ़ना एक अलग बात है
और अपने आप बुक से रिवीजन करना एक डिफरेंट स्टोरी है। ओके, तो आपको दोनों जगहों से क्लास में भी पढ़ना है और अपने आप भी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। तो जैसे आज आप पढ़ेंगे, तो अभी आज 4th में है, हम लोग जैसे आज से अपना ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, या ऑनलाइन में भी जो स्टूडेंट अभी जिस भी दिन से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आपको फर्स्ट वीक के अंदर आपके पास जो भी फर्स्ट वीक आ रहा है उसमें आपको क्या करना है, आपको 6th, 7th और 8th एक हफ्ते में 3 एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी, ये आपका टारगेट है। और कर लोगे, एक हफ्ते में 3 है, बहुत आराम से कर लोगे। बहुत छोटी छोटी एनसीईआरटीज हैं, 100 पन्नों की, 120 पन्नों की, इतनी छोटी एनसीईआरटीज हैं, इतने छोटे छोटे चैप्टर्स है उसके अंदर, बेसिक चैप्टर्स। तो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी स्टूडेंट से बात बोली जा रही है, आप लोगों को 1 वीक का, जब भी आप इस लेक्चर से शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन भी, आपको 1 वीक के अंदर ये 3 एनसीईआरटीज को कवर करना है, 6th, 7th और 8th। और आज से ही, जो आज से ही इस लेक्चर को शुरू कर रहे हैं, वो आज से 4th of May 2026 से ही एक हफ्ते के अंदर 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटीज कंप्लीट करेंगे। क्लास में करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं आपको सब करवाऊंगी, ठीक है। अब आप ये सोचो जी मैम आप जब क्लास में कराओगी तो मैं अलग से क्यों पढ़ूँ मैं मेहनत एक्स्ट्रा, देखो रीजन है उसके पीछे, क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हैं तो आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरे पास 10 क्वेश्चन लेकर आओ, लेकिन अगर तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें क्वेश्चन भी नहीं आएगा, कोई डाउट भी नहीं आएगा। इसलिए अगर सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है तो आपको एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये तो पहली बात है, ये आपका टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है। और टारगेट से मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली, आपको हर एक चैप्टर के क्रिस्प नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। क्रिस्प नोट्स भी बनाने, हर एक चैप्टर के आप लोग यहाँ पर नोट मेकिंग भी करेंगे। ऑफलाइन जो है वो मुझे ऑफलाइन में दिखाएंगे, और ऑनलाइन जो है वो मुझे पीडीएफ बनाकर भेजेंगे। तो आप, मैं इसको इवैल्यूएट करूंगी, ऑनलाइन में भी इवैल्यूएशन होगा, और ऑफलाइन में आप लोग इसके, मैं 1 वीक के बाद पूछूंगी आपसे कि ये हो गया कंप्लीट या नहीं हुआ। तो इसके आपके पास क्रिस्प नोट्स भी होने चाहिए हर एक चैप्टर के। गॉट इट? चलिए, तो ये तो हो गई पहली बात विद रिस्पेक्ट टू द अप्रोच। अब एनसीईआरटी के साथ साथ आपको क्या चीज और करनी है, ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपकी एक एटलस होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं एटलस की बात करूं, आप दोनों में से कोई भी एक एटलस ले लीजिए, या तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस आती है वो रख लीजिए, नहीं तो ऑक्सफोर्ड की आती है वो रख लीजिए, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। दोनों बराबर है, थोड़ा थोड़ा मेजर डिफरेंस होता है, बट आप बाकी कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। तो या तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की होगी उसको रख लेना, और नहीं तो फिर आप आपकी ऑक्सफोर्ड वाली रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। चलिए, बस सिंपल सी बात है। अब इसी के बाद हम लोग आगे का सेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ज्योग्राफी को जरा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जियो एंड ग्राफी। अब पढ़ा तो सबने है ज्योग्राफी, है ना। अब आपकी समझ के हिसाब से आपको क्या लगता है, व्हाट इज ज्योग्राफी? जियो एंड ग्राफी, जब हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं तो व्हाट डज दिस मीन? जियो का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड जियो मीन्स? ये जियो वाला जियो नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन वाला, रिलायंस वाला, है ना। तो जियो का मतलब क्या होता है? बस दैट्स इट, सिंपल सी बात है। जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। एंड ग्राफी का मतलब क्या है? ग्राफी इज अबाउट डिस्क्रिप्शन। तो जब आप अर्थ के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को समझते हैं उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। जब हम अर्थ के बाहर क्या चल रहा है स्पेस में उसे समझेंगे, और इस प्लैनेट अर्थ के अंदर क्या चल रहा है उसे समझेंगे। जब हम कॉन्टिनेंट्स को समझेंगे, जब हम ओशन फ्लोर को समझेंगे,
जब हम माउंटेन्स को समझेंगे, जब हम लोग समुद्र के अंदर जो गहरी खाइयां हैं, ट्रेंचेस हैं, उन्हें समझेंगे, गॉर्जेस को समझेंगे, उसे हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। एटमॉस्फेयर को समझेंगे, क्लाइमेट को समझेंगे, मॉनसून को समझेंगे, ज़मीन मिट्टी को समझेंगे, क्रॉप्स को समझेंगे, वेजिटेशन को समझेंगे, सब कुछ छोटी सी बड़ी हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी के ऊपर हो रही है वो इन सब का डिस्क्रिप्शन है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो पहली बार वो व्यक्ति कौन था? ये स्पेसिफिकली जो आपके एग्जामिनेशंस है ना, उनमें ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहली बार ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, ये किसने यूज किया था? नहीं पता? फर्स्ट टाइम एक ग्रीक स्कॉलर हैं जिनका नाम है इराटोस्थेनीज, उन्होंने पहली बार इस वर्ड ज्योग्राफी का इन्वेंशन किया था। ठीक है, कि भाई हम इस प्लैनेट में रहते हैं, लेकिन हम इस प्लैनेट को समझे कैसे, इसकी जो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है उसको समझे कैसे। कि आपको कभी देखकर अपने आसपास में चीज़ें एक्साइट नहीं करती? यार ये पहाड़ बनते हैं तो इतने ऊंचे, इतने सुंदर पहाड़ कैसे होते हैं? फिर वहीं के बीच में से नदियाँ जा रही होती हैं, फिर वहीं पे किसी जगह पे घास होती है तो कहीं किसी जगह पे बिल्कुल बंजर होता है, किसी जगह पे इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी होती है तो किसी जगह पे स्नोफॉल होती है। ये चीज़ें एक्साइट करती है ना कि भाई ये हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये फिनोमेना है क्या। तो जब इस चीज़ की क्यूरियोसिटी एक ग्रीक स्कॉलर के अंदर आई जिसका नाम है इराटोस्थेनीज, उनको लगा कि वी नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो फर्स्ट टाइम जो वर्ड है ज्योग्राफी, वो एक ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थेनीज के थ्रू डिवाइस किया गया था। आ रही है बात समझ में? तो लिख लो फिर जल्दी से। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम a Greek scholar Eratosthenes used the term geography. ठीक है, अब जब हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को पढ़ने के समय पर ज्योग्राफी में अलग अलग तरीके की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है ना, अब जैसे वो बच्चे जिन लोगों का ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है और उन्होंने कभी अपनी ग्रेजुएशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में करी हो, ज्योग्राफी ऑनर्स करा हो, तो वो बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे किसी का इंसान का इंटरेस्ट होगा तो वो मास्टर्स हो सकता है सिर्फ अपनी पेडागॉजी पे करे, मतलब सिर्फ मिट्टी को समझने पे करे। कोई ऐसा होगा जिसको क्लाइमेट में इंटरेस्ट होगा तो वो सिर्फ क्लाइमेट में ही उसका इंटरेस्ट होगा। अब आप मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में चले जाएं तो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो क्लाइमेट को बहुत कीनली ऑब्जर्व करता है। वो समुद्र की लहरों को देखकर, आसपास के क्लाइमेट को समझकर, उसके हिसाब से वो अपनी क्लाइमेटोलॉजी को डिफाइन करता है ना। तो हम लोग ये समझते हैं कि ज्योग्राफी में भी अलग अलग तरीके की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांचेस, आपको उन्हीं ब्रांचेस में पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि देयर आर branches of geography. There are different kinds of branches of geography. सबसे पहली अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहली ब्रांच आपके पास कौन सी आती है? दैट इज अ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। और जो दूसरी, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी, जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में, हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में, हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में, है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, सॉइल, क्लाइमेट एक्सेट्रा।
ठीक है। और जब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, आप किसी भी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ के एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन है वो किसी जगह पे रहती है, आप उसके बारे में जानते हैं, वो होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आप एक बात बताइए, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्राइबल बेल्ट जंगलों में ही रहने की आदी है, अगर आप उसे जंगलों से बाहर उठाकर शहरी इलाकों में लेकर आ जाएंगे वो अडाप्ट नहीं कर पाएगी। अब जैसे सेंतलीस ट्राइब है, तो सेंतलीस की पॉपुलेशन ही अपने आप में बहुत कम है, और उस पॉपुलेशन को अगर आप दुनिया के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद द पीपल। ठीक है, सेंतलीस इज अ ट्राइब ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। वो पॉपुलेशन अगर हम बोले तो शायद आज के समय में उनकी जनसंख्या 50 भी नहीं होगी, दे आर नॉट इवन 50, बट अगर आप उन्हें बाहर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश, दे विल नॉट अडेप्ट। तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या बताती है किसी, और एज अ पर्सन आप एग्जामिनेशन की जब तैयारी करते हैं और आपको अगर सर्विस देने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना पड़ता है, तो आप ये नहीं बोल सकते यार ये अजीब लोग हैं, ये किसी से मिलते नहीं है, ये कैसा खाना खाते हैं। अरे वो उनका कल्चर है। अगर कोई पर्टिकुलर ट्राइब है वो रॉडेंट्स खाती है तो वो खाती है, वो इंसेक्ट्स खाती है तो वो खाती है। आप ये नहीं बोल सकते यार ये कैसे खाना खा लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनके कल्चर का पार्ट है, वो उनकी फूड हैबिटेट है ना। जिस तरीके के हैबिटेट में वो रह रहे हैं, जैसे जंगलों में वो रह रहे हैं, जैसे वो खाना बनाते हैं, जिस माहौल में वो रहते हैं, दे आर अडेप्टेबल। उनको ये सब बेकार लगेगा, ये कैसे प्लेट में रख के खाना खाते हैं, ये कैसे फोक नाइफ से खाना खाते हैं, दिस इज वेरी मच रेयर फॉर देम। बोलेंगे ये कौन सा तरीका है खाना खाने का, है ना। उनके लिए वो चीज़ें अटपटी होंगी। हाउ कैन यू ईट ऑल दिस वेजिटेरियन फूड, उनके लिए वो चीज़ें अटपटी होंगी। वाई? बिकॉज दे आर अडेप्टेबल टू दैट काइंड ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपको क्या समझाती है, आपको एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के कल्चर, उनके एथिक्स, उनके सोच के बारे में बताती है कि भाई ये क्या सोचते हैं, ये किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है लैंड फॉर्म्स के बारे में, कहाँ पहाड़ बन रहा है, कहाँ गॉर्ज बन रही है, कहाँ से रिवर पास हो रही है। ठीक है, मिट्टी के बारे में। अब पूरे भारत देश में अगर आप देखेंगे अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ बनती हैं, हर जगह थोड़ा ना गेहूँ उगता है, हर जगह थोड़ा ना चावल उगता है, हर अलग अलग तरीके। अब आपको जब आप ज्योग्राफी पढ़ लेंगे तो आपको इन चीज़ों का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मिट्टी उगती है तो ऐसे उगती है, सॉरी फसल उगती है तो ऐसे उगती है। ठीक है ना, इस मिट्टी में यही उगेगा। पूरा गंगा का जो प्लेन है उसके आसपास में मुझे चावल और गेहूं की खेती अच्छी मिलेगी। ठीक है, कॉटन की खेती कहाँ पर होगी, शुगर केन की खेती कहाँ पर होगी। तो वो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, वहाँ की सॉइल और वहाँ के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। हर जगह का क्लाइमेट अलग है, हर जगह का क्लाइमेट अलग है। अब राइस है, चावल आप उगाएं तो चावल आपको उगाने के लिए आपको स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। लेकिन अगर आप जितने भी कोर्स ग्रेन्स उगाते हैं, जो आपका मोटा अनाज होता है, जैसे हम मिलेट्स कहते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, इन सबको कम पानी चाहिए होता है, ये कम पानी में भी उग जाते हैं और इनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है चावल से। चावल में तो सिर्फ कार्ब होता है और कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन ये बाकी जितने भी कोर्स ग्रेन है वो सब क्या है आपके, वो न्यूट्रिशन से भरपूर है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में बताती हैं, ये सब हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और ह्यूमन ज्योग्राफी किसके बारे में बताता है, ह्यूमंस के बारे में बताता है। आ रही बात समझ में, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। गॉट इट? इंटरेस्ट आ रहा है, आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो ठीक है, फिर अच्छी बात है, नहीं हो रहे हो तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी में किस चीज़ को समझेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है यूनिवर्स? व्हाट इज ब्रह्मांड। हाँ, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछ रही हूँ। आप मुझे यूनिवर्स को कैसे, अगर मान लीजिए कि मैं आपको बोलूँ कि 20 वर्ड्स में आपको यूनिवर्स को डिफाइन करना है, आप कैसे डिफाइन करेंगे यूनिवर्स को? वो तो प्लैनेट में कर रहे हैं।
Are there multiple universes? Is there any proof? No. But still we believe in a concept of parallel universe. And this is a fact. Because there are multiple researches done by the scientists जो ये प्रूव करती हैं कि देयर आर पैरेलल यूनिवर्स. यू नेवर नो कि आप इस यूनिवर्स में रहते हैं, इस यूनिवर्स की गैलेक्सी मिल्की वे में रहते हैं, और कहा जाता है कि मिल्की वे इस यूनिवर्स की सबसे छोटी गैलेक्सी है, और आप ही के जैसा हू बहू कोई दूसरी गैलेक्सी में रहने वाला इंसान हो और हम उसे नहीं जानते. वो कैसा हमारे जैसा दिखता होगा, लेकिन उसका दिमाग कैसे काम करता होगा, वो क्या पहनता होगा, वो क्या खाता होगा. शायद आप बोलो मैं तो प्योर वेजिटेरियन खाना खाती हूँ, और वो कहेगा ये क्या खास फूस है ना. सो किस तरीके की उसकी आइडियोलॉजी होगी, क्या माइंडसेट होगा, यू नेवर नो. तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड छोटे छोटे मॉलिक्यूल से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को मिलकर जब बनाता है, उसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं. एक छोटा सा मॉलिक्यूल जो हमें शायद नेकेड आई से विजिबल भी ना हो, और बड़ी बड़ी गैलेक्सीज जब सब साथ में आ जाते हैं, उसको मिलकर हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं. और इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का हम एक छोटा सा हिस्सा है. वो छोटा भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, उससे भी छोटा, मतलब वी आर नॉट जस्ट मोर देन अ स्पेक ऑफ डस्ट. आपके चश्मे के ऊपर एक जो धूल का कण है ना, वो भी बड़ा होगा, उतने भी नहीं हम. लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर भारत जैसे शहर में, उत्तराखंड में रहने वाले, देहरादून सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले हम एक इंसान, हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं. हमें लगता है हमारे से ऐसे बोल दिया, हमसे क्यों? रीज़न, बट वी आर नॉट जस्ट मोर देन अ स्पेक ऑफ डस्ट. एक धूल का कण भी, राय का दाना भी जो होगा ना, वो भी बड़ा होगा, क्योंकि ह्यूमंस आते हैं और ह्यूमंस जाते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि इस प्लैनेट अर्थ पे ह्यूमन स्पीशी अगर खत्म हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही होगा. जितनी बर्बादी मचाई है इन्होंने मचाई है. लेकिन अगर एनिमल स्पीशी, वर्टिब्रेट्स, मैमल्स, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एनिमल्स खत्म हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. तो हमारे रहने या ना रहने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके रहने ना रहने से बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में लिख लीजिए. द कलेक्टिव फॉर्म of microscopic molecules to countless galaxies form a universe. जो भी इंसान यूनिवर्स की स्टडी करता है, या यूनिवर्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी. द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजी. ठीक है. अच्छा, इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ? ये कहा जाता है कि आज से आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी. और उस एक्सप्लोजन के बाद एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ. ये कहते हैं कि बहुत सारे. अच्छा, अब जब आज साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, अब देखिए मैं आपको सिर्फ उतना नहीं बताऊंगी कि जो क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पता हो तो आपके लिए अच्छा ही होगा. हम ये बात बोलते हैं कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं, स्पेसिफिकली नासा के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर करा कि ये पूरा यूनिवर्स आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना. ठीक है. अब हमारे कुछ ऐसे उपनिषद हैं जो वैदिक काल में लिखे गए हैं, और जिन वैदिक कालों के अंदर ये बताया गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड का जो रचेता है वो कौन है? नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बोल सकते ना आप, क्योंकि ब्रह्मा को हम क्रिएटर बोलते हैं, विष्णु जो है वो उसके प्रोटेक्टर हैं, और महेश शिव वो डिस्ट्रॉयर है ना. तो हम ये बोलते हैं कि और ब्रह्मा से भी सुप्रीम हम लोग तो बोलते हैं कि जो एक्चुअल फॉर्म है, मतलब विष्णु जो प्रोटेक्टर हैं. कहा जाता है हमारे ऐसे कुछ उपनिषद है जिनके अंदर ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर विष्णु की एक सांस लेने से
सैकड़ों यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज खत्म हो जाती हैं, और एक सांस छोड़ने से सैकड़ों गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें हमारे उपनिषद के अंदर मेंशन है, लेकिन साइंटिस्ट जब आज इसका एक्सप्लोरेशन करते हैं तो और वो बात बोलते हैं, अब जो साइंटिस्ट हैं वो इस कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं कि येस देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स, हम एक यूनिवर्स में रहते हैं लेकिन एक और यूनिवर्स है। कई बार लोग बातें करते हैं यूएफओ दिखा, एलियंस दिखे, जादू दिखा, है ना, कोई मिल गया वाला जादू दिखा, क्या है वो, हाउ इज इट वर्किंग? क्योंकि एक्चुअली में यूनिवर्स में पैरेलल ऐसे यूनिवर्सेस हैं जो बने हुए हैं, ठीक है। तो इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन आज से कुछ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा एक धमाका हुआ जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। उस धमाके के साथ ही क्या हुआ, यहाँ पर दो गैसेस का प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, और वो दो गैसेस कौन कौन सी थी? एक गैस थी जो आपकी गैस थी हाइड्रोजन, और दूसरी आपकी गैस थी जो आपकी गैस थी हीलियम। बस दो ही गैसेस थी, मतलब ऑक्सीजन तो है नहीं, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सर्वाइवल कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही गैसेस एग्जिस्ट करती थी जिनका नाम था हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ही गैसेस एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। और कंटिन्यूस बोला जाता है कि दिस कंप्लीट, उसके बाद ये सोलर सिस्टम का बनना, सन का बनना, ये सब कुछ, ये अर्थ प्लैनेट, ये कब बनी? ये तो कुछ आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी है, ये तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो पहले बन गया था। तो पृथ्वी तो अभी अभी बनी थी उसके बाद, ठीक है। लेकिन ये जो अर्थ थी, प्लैनेट, ये क्या था? ये एक आग का गोला है, फायर बॉल है, जो लंबे समय तक, सालों तक जलता रहा, और सिर्फ दो ही गैसेस एग्जिस्ट करती थी। वो कौन सी थी? एक्सप्लोजन की वजह से हीलियम और हाइड्रोजन। और लगातार सालों तक यहाँ पे कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ ये फायर बॉल जो थी वो जल रही थी। लेकिन इसको शांत करने के लिए उसके बाद लगातार सालों तक बारिश हुई, ये प्लैनेट जो था वो शांत हुआ। शांत हो, तभी तो हम बोलते हैं हमारे प्लैनेट का 72% क्या है? वाटर। लगातार वो शांत हुआ। शांत होने के बाद यहाँ पर अलग अलग फॉर्म ऑफ गैसेस जो है उनका अराइवल शुरू हुआ। लेकिन आज भी एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ी मात्रा में अगर आपको कोई गैस दिखती है वो ऑक्सीजन नहीं होती है, वो कौन सी होती है? वो नाइट्रोजन होती है। 78% आपको नाइट्रोजन ही मिलेगी, उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जाकर यहाँ पर प्लैनेट के ऊपर आपकी सर्वाइविंग, लाइफ सर्वाइविंग कंडीशंस जो थी वो शुरू हुई यहाँ पर, ठीक है ना। लाइफ जो थी उसने सर्वाइव करना शुरू करा, और जो लाइफ सर्वाइव हुई वो भी पहले ह्यूमन के फॉर्म में नहीं हुई, वो भी कैसे हुई? पानी के अंदर हुई। सबसे पहला अगर आपको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल मिलता है तो दैट इज फिश। फिश इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप पृथ्वी के बारे में सोचें, अगर आप सोचें इसकी रचना कैसे हुई, वो कितनी मार्वलस है कि भाई पहले एक एक्सप्लोजन हुआ, सालों तक एक्सप्लोजन के बाद एक गैस जो थी वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर थी, उसके बाद सूरज बना, फिर पूरा सोलर सिस्टम बना, फिर उसमें एक प्लैनेट बना जो अर्थ प्लैनेट है, वो भी लगातार सालों तक जलता रहा। फिर उसके बाद जाकर यहाँ पे लगातार बारिश हुई, ये प्लैनेट शांत हुआ, फिर यहाँ पर सर्वाइविंग कंडीशन शुरू हुई, उसमें भी सबसे पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनी वो फिश बनी। तो दिस इज अपने आप में ही एक सबसे रिमार्केबल पोजीशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिए, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स is quite 13.7 billion years ago, is quite 13.7 billion years ago, where there was a big bang explosion, big bang explosion. After this explosion, after many years, a solar system emerged, a solar system emerged approx 4.5 billion years ago, 4.5
बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, चलिए, तो अब हमारा प्लैनेट बन गया, सोलर सिस्टम बन गया, अर्थ बन गया। इसके बारे में, और ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी सेशन है तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थ जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ के अंदर क्या चलता है और बाहर क्या चलता है। ठीक है ना, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर साथ में ही क्या बननी शुरू हुई, गैलेक्सीज बननी हुई। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा, है ना। तो यहाँ पर गैलेक्सीज बननी शुरू हुई। अब इस गैलेक्सी के अंदर हर एक गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी के अंदर यहाँ पे 100 बिलियन स्टार्स होते हैं। ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप कभी चांद को देखते हो, कभी तारों को देखते हो, है ना, देखते ही होंगे सब लोग, कभी चांद तारे तो देखते ही होंगे। तुम्हारे लिए शायद किसी ने बोला हो भी वो चांद तारे उतार के लाने वाली बात, है ना। तो चांद तारे अगर कभी देखते हो तो आपको देखकर कैसा लगता है? शीतल लगता है, अच्छा लगता है, बहुत काम लगता है ना। आप जब भी नाइट स्काई को देखेंगे तो आपको बहुत कामनेस लगेगी, आपको बहुत पीसफुल लगेगा। बट आपको पता है कि एक एक तारे का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? सूरज से भी ज़्यादा होता है, बहुत गर्म होते हैं ये तारे। तो दूर से देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जितना इनके पास जाओ, ज्वालामुखी भी कुछ नहीं है इनके आगे, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है एक एक तारे का। तो ये गैलेक्सी जो है वो अपने आप में ऐसे मल्टीपल स्टार्स से मिलकर बनी है। ठीक है, और हम जिस गैलेक्सी के अंदर रहते हैं वो कौन सी गैलेक्सी है आपकी? वो है आपकी मिल्की वे। अब गैलेक्सी भी अलग अलग तरीके की होती है। एक होती है जिसे हम बोलते हैं स्पाइरल गैलेक्सी, एक होती है जिसे हम बोलते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, और एक होती है जिसे हम बोलते हैं इरेगुलर गैलेक्सी। ठीक है, तो प्लीज एक हेडिंग डालें, गैलेक्सी। गैलेक्सी लिखिए, द ग्रुप ऑफ स्टार्स forms a galaxy. Each galaxy contains 100 billion stars. 100 billion stars. They are formed by the convergence of massive clouds of hydrogen gas। बहुत बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स हैं, बादल हैं, जिनसे मिलकर ये सारी की सारी गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है। दे आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ मैसिव क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कितने तरीके की गैलेक्सीज होती हैं? 3 तरीके। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। कौन कौन सी गैलेक्सीज है? एक गैलेक्सी है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल गैलेक्सी, एक गैलेक्सी है जिसे हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इररेगुलर गैलेक्सी, जिसकी कोई शेप नहीं है। ठीक है, जिसकी कोई शेप नहीं है। आप जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो स्पाइरल है ना, आप जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो कौन सी गैलेक्सी है? वो हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है। तो दिस इज आकाश गंगा। ठीक है, दैट इज आकाश गंगा। इलिप्टिकल का एक एग्जाम्पल लें, तो इलिप्टिकल का एग्जाम्पल क्या है? मलफाई। मलफाई अगर कल को पेपर में पूछ लिया तो याद रखना,
इलिप्टिकल गैलेक्सी का एक एग्जांपल है मल5। तुम बोलो मैम हमने तो नहीं सुना, ये कौन सी गैलेक्सी है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी, ठीक है। और एक गैलेक्सी होती है जिसको हम लोग इरेगुलर गैलेक्सी मानते हैं, दैट इज सेक्सटेंस। ये इरेगुलर गैलेक्सी, ठीक है, दिस इज द इरेगुलर गैलेक्सी। आ गई बात समझ? क्लियर? हाँ जी, बाकी लोग एक बार पढ़ लो, कुछ पूछना है तो बताओ। कौन सी? SEXTANS, ठीक है, ओके। दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ, हम कौन से में रहते हैं? हम स्पाइरल में रहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग मिल्की वे के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक बेसिक क्वेश्चन आ जाए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते, बट अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो हम सॉल्व कर सके, तो आप हेडिंग डालिए मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, या तुम बाहर हो इससे? इसी का पार्ट है ना। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम किससे मिलकर बनता है? और यस, तो हमारा सोलर सिस्टम किससे मिलकर बनता है? हमारा सोलर सिस्टम मिलकर बनता है हमारे सन से, वो तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, हमारे प्लैनेट से, और उसमें एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट अर्थ जिसमें हम रह रहे हैं। इस प्लैनेट के साथ हर एक प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट होता है। जैसे हमारे लिए अर्थ प्लैनेट का सैटेलाइट इज मून, नेचुरल सैटेलाइट है। एक तो होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आप कभी चंद्रयान भेजते हो, कभी मंगलयान भेजते हो, वो क्या है? वो सारे के सारे आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल सैटेलाइट, वो हमारे प्लैनेट का क्या है? मून। तो हमारा सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना है? सन से, प्लैनेट से, सैटेलाइट से। ये सब हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट है। और ये सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? हमारी इस गैलेक्सी का पार्ट है, ब्रह्मांड का पार्ट है, ठीक है। तो लिखिए आवर सोलर सिस्टम, सन, अर्थ, planets, satellite is a part of Milky Way galaxy. Our galaxy is known as मंदाकिनी, आकाशगंगा। शेप कैसी है? स्पाइरल। मंदाकिनी को सबसे पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था मिल्की वे गैलेक्सी को? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंदाकिनी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो, ठीक है। हमारी इस गैलेक्सी की नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? नेक्स्ट पॉइंट, द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आकाशगंगा इज Andromeda. The nearest galaxy is Andromeda, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं देवयानी। ओके, दिस इज द नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है। और लीस्ट नोन गैलेक्सी कौन सी है? द लीस्ट नोन गैलेक्सी इज dwarf galaxy. The least known galaxy is dwarf galaxy, ठीक है। This is the dwarf galaxy. Got it? आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो एक बार आप इसे पढ़िए कि हमने एक पार्ट कंप्लीट करा है, इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप पहले एक बार इस पार्ट को कंप्लीट करिए, फिर हम लोग सेकंड पार्ट को शुरू करेंगे। जितना पढ़ा है पहले एक बार इसे अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट्स है पहले आप वो पूछिए मुझसे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, देन वील स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट।